हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और किसान आंदोलन की गूंज अब न सिर्फ दिल्ली NCR के अलावा बल्कि अब इससे आगे तक इसका शोर सुनाई देगा। किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए अब आज राकेश टिकैत किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े सदस्य आज बंगाल पहुंचेंगे और वहां पर महापंचायत की जाएगी। कोशिश यही होगी कि बीजेपी को अब कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको हार का सामना करना पड़े। ये एक पूरी तरीके से रणनीति तैयार की गई है जिसमें बंगाल की अब नंदीग्राम जमीन को सीधे सीधे आधार बनाया जा रहा है। किसानों का आंदोलन 108वें दिन भी जारी है। इस आंदोलन के दौरान केंद्र और हरियाणा सरकार की ओर से बजट पास किए गए, लेकिन इन दोनों बजट के बावजूद किसानों के चेहरे पर रौनक नहीं है। पहली वजह है कि किसानों के विरोध के बावजूद सरकार कृषि कानूनों को लागू करने में अड़ी हुई है और दूसरी वजह केंद्र और हरियाणा के बजट में किसानों को निराशा हाथ लगी है। यही वजह है कि किसान अब अपने आंदोलन को और तेज करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए किसानों ने नई रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज नंदीग्राम में महापंचायत का ऐलान किया है। वजह है पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने उन तमाम राज्यों में भी आंदोलन का ऐलान किया है जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। किसान अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। अब किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए रणनीति बनाई है, जिसके तहत 15 मार्च को किसान कॉरपोरेट विरोधी दिवस मनाएंगे और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस तरह 17 मार्च को किसान मजदूर संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। 19 मार्च को किसान खेती बचाओ मंडी बचाओ दिवस मनाएंगे। साथ ही FCI और खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर किसान बॉर्डर पर धरना देंगे। साथ ही 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 28 मार्च को होलिका दहन के दिन किसान तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन अब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सीमाओं के बाद पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। देखना होगा कि किसानों का आंदोलन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए किस तरह की चुनौतियां पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अब इस आंदोलन के जरिए आगामी अलग अलग राज्यों के चुनावों पर असर डालने के लिए महापंचायतों का सिलसिला भी अब शुरू किया जा रहा है। और इन्हीं सभी चीजों को जरा समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उनसे। भारतीय किसान यूनियन से नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जरा हमारे संवाददाता राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, जरा सबसे पहले बताइए कि जिस आंदोलन को लेकर के अभी तक देखा गया कि दिल्ली में सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आंदोलन 100 दिन से ज्यादा तक अभी तक चल रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की जब दस्तक हो चुकी है, तो ऐसे में किसानों के द्वारा महापंचायत अब सीधे सीधे बंगाल में है और यही एकमात्र ध्येय है। ये कहा भी गया है तमाम दूसरे संगठन के नेताओं की तरफ से कि बीजेपी को हराने की हर कारगर कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सुबह, जिस तरीके से बात करें पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव है और मैं आपको बताऊं कि पहले जो आंकड़े जिस तरीके से जो ये कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट काफी लंबे समय से चल रहा है, 108 दिन कहीं ना कहीं किसानों को हो गए हैं, अलग अलग लोकेशन पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में पिछले आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से पंजाब में निकाय चुनाव थे, वहां पर भी किसानों ने जाकर कहीं ना कहीं पंचायतें की थी और उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था। सनी देओल की जो की सीट है लोकसभा की, वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और उनकी जो पूरी टीम है, संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े पदाधिकारी
पदाधिकारी है वो साफ तौर पर आज नंदीग्राम में महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक घमासान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं होने वाली है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं इस संग्राम में कहीं ना कहीं पूछ चुके हैं। हम देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसको किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से ममता बनर्जी को चोटें भी कहीं ना कहीं लगी है, उसको लेकर लगातार नहीं राजा, क्योंकि ये इससे पहले भी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि कई जगहों पर बीजेपी विधायकों का जो विरोध किया जा रहा है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इसी के आधार पर विरोध हो रहा है। और इसके लिए अब बंगाल के अंदर जब बीजेपी को हराने के लिए ये महापंचायत की जा रही है तो इसका उद्देश्य भी यही है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए, बीजेपी को डेंट किया जाए। तो ये क्या पुरानी जो बातें जो बयान दिए गए थे बीजेपी के नेताओं के द्वारा वो सही साबित हो रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुबह जिस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी राकेश टिकैत से फोन पर जरूर बात हुई इस बारे में, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना है, क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। तमाम लोगों की बात हो रही है पर किसानों की कहीं भी बात नहीं हो रही, किसानों का कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा है। ऐसे में कड़ाके की ठंड भी निकल चुकी है, अब गर्मी का सीजन आ रहा है और लगातार जो किसान हैं अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं, पर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बातचीत का पहलू कहीं ना कहीं निकलकर सामने नहीं आया, कोई प्रस्ताव नहीं आया। उसी आक्रोश में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और उनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं जहां भी जो चुनाव है वहां पर साफ तौर पर महापंचायतों का आयोजन करेगी और बताएगी लोगों को, जाकर डोर टू डोर कैंपेन वहां पर कहीं ना कहीं राकेश टिकैत चलाने की बात कर रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि काफी लंबे समय से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान डटे हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं तमाम जो प्रोपेगेंडा है राकेश टिकैत और उनकी टीम का कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं प्रचार करेंगे। जी ठीक है राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं जरा स्वामी जी आपके पास ही आ रहा हूं। अब ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव इसको लेकर के तैयारियां और महापंचायत का ऐलान, आपको लगता है कि जितना प्यार जितना समर्थन हरियाणा से लगती हुई अलग अलग बेल्टों में मिला है, पंजाब के अंदर आपको मिला, दिल्ली के आसपास के इलाकों से आपको जो समर्थन मिल रहा है वही समर्थन आपको बंगाल में भी मिलेगा? शुभेंदु जी, पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा किसी राजनीतिक मंशा से देश में ये दौरे नहीं कर रहा है। हम ये बता देना चाहते हैं भारत सरकार को कि अगर आपके एजेंडे में किसान नहीं है और किसान के वोटों के द्वारा आप चुनकर इस देश की बहुत सत्ता में काबिज हुए हैं और किसान को एजेंडा में रखें तो किसान आपका विरोध करेगा, भले वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उन 5 राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं। तो हम इनको अपनी वोट की चोट का एहसास कराने के लिए इन राज्यों पर अगर जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं, हम लोग लगातार बंगाल की जिन राज्यों में चुनाव होने हैं अगर वहां जाकर के प्रोटेस्ट होगा तो ये तो ऐसा लगेगा ना, ऐसा तो नजर आएगा कि ये राजनीति से प्रेरित है। मैं वही बता रहा हूं, राजनीति के लोग राजनीति ही समझते हैं, तो राजनीतिक चोट देना उन्हें जरूरी है, वोट की चोट देने निकले हैं, राजनीति करने ही निकले हैं। हम पहली दफा अभी देखेंगे आप, वोट देने वाला आज वोट को कंसोलिडेट करने लगा है। अभी वोट हमने मांगा नहीं है, वो समय भी आ सकता है, पर अभी हम राजनीति नहीं करना चाह रहे। हम सरकार को बता देना चाहते हैं, जो देश में राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हैं और खासकर आज सत्ताधारी पार्टी, भले आज सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी को समझना चाहिए कि देश के किसान को आप अपने एजेंडे में रखें, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर को। और आज सरकार देखें, कल का हरियाणा का बजट था, टोटल कॉर्पोरेट प्रायोजित बजट था, सिर्फ कॉर्पोरेट घराने को फायदा देने की बातें हुई। मुझे बताइए कब फिक्की ने देश के अंदर या कॉमर्स ने कभी देश के अंदर ये बात कही कि देश के अंदर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए? पर भारत सरकार जो, हरियाणा सरकार जो है, देश के अंदर सरकार तो वोट बनाती है सरकार बनाने के लिए, देश की सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार बनाने के लिए, पर फायदा किनको पहुंचाते हैं? कॉर्पोरेट घरानों को। देश की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बनाई गई थी, ना कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने की सरकार बनाई गई थी। तो शुभेंदु जी, तमाम ऐसी बातें हैं, आज नंदीग्राम हो, सिंगूर की धरती हो, ये तमाम इन्होंने कॉर्पोरेट घरानों का दंश सहा है। आपको पता होगा, नैनो जो कंपनी थी, जो लाख टका कार देने की बात कर रही टाटा, आज वो कहां चलेगी? कहां गई लाख टका कार? कहां गए लोगों के सपने? ये लोगों के सपनों को पी गए हैं, ये खून चूस गए हैं। सारा पैसा सरकार से लेकर कहा था कि हम लखनऊ कार देंगे। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जो उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र
तो मोदी जी, तब उन्होंने वो कहा था कि मैं सरकार जो है भारत को लाख टका कार दिलाने का काम करूंगा टाटा के साथ मिलकर। आज वो कार नहीं है, यानी कि वो लाख टका के नाम पर, कार देने के नाम पर देश को सारा पैसा जो है टाटा खा गया। ऐसे ही पूरे भारत के अंदर आज जो है अडानी अंबानी मिलकर और तमाम बड़े कॉर्पोरेट मिलकर देश का पैसा खा रहे हैं, देश को लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। आज युवाओं की स्थिति क्या है, युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, प्राइवेट के अंदर 75% जो हरियाणा के अंदर सरकार ने। जो विदेशी कंपनियां हैं वो सही हैं क्या? फिर भारत की जो कंपनियां हैं जो भारत के लिए ही कमा रही हैं और पैसा भी खर्च भारत में ही कर रही हैं, क्या वो गलत हैं? और जो विदेशी कंपनियां, बाहर की जो कंपनियां भारत के अंदर आकर के कर रही हैं काम, क्या वो सही हैं? फिर किस पर भरोसा किया जाए? अगर बाहर की कंपनी पर ना करें तो अपनी कंपनी पर भी ना करें? शुभेंदु जी यही बता रहा हूं, ये देसी विदेशी पार्टनरशिप की कंपनियां सारी की सारी। आप देखेंगे इनका कोलैबोरेशन है विदेशी कंपनियों के साथ, और ये विदेशी कंपनियां देसी कंपनियों का सहारा लेके भारत में घुस गई हैं और भारत का टोटल सेक्टर जो है उसको हड़प लिया है। आज जो एफडीआई है उसकी निगाह देश के अंदर एग्रो बिजनेस के ऊपर है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर आज अगर समस्या है वो फूड की है, फूड क्राइसिस है, इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है। और ये समझते हुए आज कृषि क्षेत्र को कब्जा करने का एक मंसूबा लेकर भारत में काम कर रही है विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियों का सहारा लेकर। और एफडीआई को जो भारत में 100% हिस्सेदारी बनी है वो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक गुलामी की तरफ लेके जाएगी। चलिए ठीक है, हमारे संवाददाता मनोज कौशिक ढांसा बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। क्या इस वक्त ग्राउंड जीरो से तस्वीरें सामने आ रही है? मनोज, जरा बताइए कि अब किसानों के इस मूवमेंट को लेकर के न सिर्फ अब ये दिल्ली एनसीआर तक सीमित रह चुका है, बल्कि अब बंगाल में जाकर के किसान संगठन नेता कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। कैंपेनिंग इन द सेंस के महापंचायत करेंगे और बीजेपी के खिलाफ लोगों को जागृत करेंगे, बताएंगे कि कैसे किसानों के विरुद्ध में वो फैसले ले रहे हैं। सरकार ने अभी तक उनकी बातों को नहीं सुना है, इसलिए वो अपनी बात रख सकें। मनोज, बिल्कुल, अगर ढांसा बॉर्डर में बात की जाए, ढांसा बॉर्डर जो किसान जो रणनीति उसके तहत काम कर रहे हैं, इसका जो पहला जो पड़ाव यह है कि जो जजपा और भाजपा का जो नेता है उनका बहिष्कार किया जाएगा और उन्हें काले झंडे दिखाने का जो योजना हो किसानों ने यहाँ बनाई है। कल इन्होंने सर्वसम्मति से फैसला भी लिया है कि किसान नेताओं ने जो आह्वान किया उसका जो पालना है वो अच्छी तरह से की जाएगी। इसके तहत मैं आपको बता दूं, यहाँ जो फैसला लिया गया कि सरकार के जो मंत्री है, नेता है, उनका बहिष्कार किया जाएगा, गांव में उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो किसानों की जो रणनीति है उसके तहत जो भारत बंद 26 तारीख को जो भारत बंद किया जाएगा उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 28 मार्च को होली मनाने का जो पर्व है वो यहाँ होली मनाई जाएगी और उसमें तीनों कानून की प्रतियां भी किसान जलाएंगे। मेरे साथ कुछ किसान नेता मौजूद है, मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ दिल्ली यूनियन किसान के जो प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर से बातचीत करते हैं। अगली जो रणनीति है वो क्या रहेगी? वीरेंद्र जी, क्या कुछ रणनीति आगे, क्या कुछ इस मार्च महीने में जो रणनीति बनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज की जो आपने पता ही है, जो हमारे जज्जर में है, सलानी में जो हमारे नेता लोगों ने सोच विरोध कर विरोध तो उसने नहीं आना चाहिए। हमने सामने आई कहीं हिंसा होगी मामला, तो उन लोगों ने नहीं आना चाहिए। ऐसा बोलते अंधी आई बारिश काफी नुकसान हुआ है किसानों को। चलिए ठीक है मनोज, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन जरा स्वामी जी आपसे इस पर जान लेते हैं। स्वामी जी, ये आगामी रणनीति तय की जा चुकी है और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आगे कैसे कैसे रणनीति के तहत क्या क्या किया जाना है, क्या क्या कार्यक्रम है, जरा एक बार बताइए दर्शकों को। शुभेंदु जी, देखिए, अब पता है कि 15 मार्च को हम पूरे देश के अंदर कॉर्पोरेट का जो है काला दिवस मनाएंगे देश के अंदर, क्योंकि जो ये कॉर्पोरेट सेक्टर जो है देश को नोचोड़ के खा गया है। 17 मार्च को हम जो है देश के अंदर ये बताएंगे कि खेती बचाओ मंडी बचाओ एक आंदोलन होगा हमारा। 19 को हम मंडियों में धरना देंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे भारत में जहां जहां मंडियां होंगी वहां धरना दिया जाएगा। और 26 तारीख को आपको पता ही है कि भारत बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने परसों किया था और वो वैसे ही होगा जैसा बताया गया है।
और होली के दिन होली दहन को हम पिछले साल भी आपको पता हो हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जगह पर हमने इस मतलब कि होली के दहन का हमने आयोजन किया। इस साल भी हम होली का दहन करेंगे और उसके अंदर जो है 3 कानून की प्रतियों को हम अग्नि को भेंट करेंगे। ये तमाम हमारे प्रोग्राम है, ऐसे चलते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती, क्योंकि सरकार किसान विरोधी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलावृष्टि के अंदर हुए किसानों को जो उनका मुआवजा दिया जाएगा, जबकि पिछले साल भी किसानों की फसल जो है जो बाढ़ से जो खराब हो गई थी, ओलावृष्टि से खराब हुई थी, और इस साल भी किसान की फसल खराब हुई है और कंपनियों ने किसान को जो है अभी तक मुआवजा नहीं दिया। हरियाणा सरकार देना चाह रही है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस कालाबाजारी के अंदर लिप्त है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत किसान का बीमा हुआ था कंपनी के द्वारा, पर कंपनी देने से मना कर रही है, पर हरियाणा सरकार देगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये एक बहुत बड़ा घपले की ओर इशारा करता है। और हम इसके हम मांग करते हैं कि इसे जांच होनी चाहिए कि कंपनियां क्यों नहीं दे रही किसानों की। अगर किसानों की फसल बीमा हुई है, कंपनी लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा ले रही है, कंपनियां किसानों को मुआवजा नहीं दे रही और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश कह रहे हैं कि वो हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा सरकार ये बताए कि वो अपने कोष से देगी या कंपनियों के जिन्होंने बीमा किया था कंपनियों द्वारा दिया जाएगा पैसा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ये घपला है कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। आप देखेंगे पिछले साल भी हमने डिमांड की थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बाढ़ आई थी, खास करके टांगरी के अंदर बाढ़ आई थी, आपका जो है मारकंडा नदी के अंदर बाढ़ आई थी, यमुना के इलाके में बाढ़ आई थी, तो और खास करके जो तराई का इलाका है हरियाणा प्रदेश का, वहां पे जो है अभी भी पानी खड़ा हुआ है, तो किसानों की फसलें खड़ी फसलें डूब चुकी हैं, नहरें टूटने से फसल डूबी थी किसानों की, तो अभी तक किसानों को मुआवजा ही नहीं मिला है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको हम पूछना चाहते हैं माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि आप ये बताएं कि ये जो पैसा है कंपनियों, जिन कंपनियों ने किसान का इंश्योरेंस किया था, फसल बीमा किया था, उनसे दिया जाएगा कि सरकार अपने कोष से देगी। तो अगर सरकार कोष से दे रही है तो यानी कि सरकार मिली भगत है बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और हरियाणा प्रदेश का जो पैसा है उसको जो सरकार बर्बाद कर रही है। और तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकिन जनता तो एक बात भी समझना चाहती है कि इससे पहले रेल रोको अभियान हो या चक्का जाम हो, ये सभी आपने करके देखे हैं क्या? जिस मकसद के साथ आपने ये सब कुछ कार्यक्रम किए उनका कोई असर हुआ, उसका कुछ निष्कर्ष निकला? और अब आगामी रणनीति आपने जैसा कि बताई है, तो इसका दबाव कहीं सरकार पर पड़ेगा। बातचीत, क्योंकि असल मायने में तो बातचीत आगे बढ़ने के लिए ये दबाव है ना, लेकिन बातचीत तो आगे बढ़ नहीं पा रही है। शुभेंदु जी, आज भारत के अंदर इस बात को हम समझना चाहेंगे और समझना चाहिए कि देश ये लोकतंत्र से चलता, लोगों के द्वारा चुनी सरकार चलता है, और ये सरकार निरंकुश सरकार है और तानाशाही सरकार है। इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ा और हमें इसका फायदा हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा है। 1 महीने में तो आज देश जो है इस बात को समझ चुका है कि देश के अंदर जो सरकार है वो कॉर्पोरेट घराने को फायदा देने वाली सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार ना होकर ये कॉर्पोरेटवादी सरकार है, जिससे युवाओं को तो नुकसान हुआ है, देश के किसान को नुकसान हुआ है, देश की गृहिणियों को नुकसान हुआ है। आज जो खाद्य पदार्थ कितने महंगे हो गए हैं, अभी हाल ही के अंदर आप देखेंगे पिछले दिनों में उड़द की दाल 100 रुपए किलो के हिसाब से विदेशों से मंगाई गई है, जबकि हरियाणा प्रदेश के अंदर उड़द की दाल हो सकती है, पंजाब में उड़द की दाल हो सकती है, राजस्थान में उड़द की दाल हो सकती है, मध्य प्रदेश में उड़द की दाल हो सकती है, बिहार में उड़द की दाल हो सकती है, तमाम राज्यों में उड़द की दाल हो सकती है। स्वामी जी, अगर यही सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहें कि आपको अब समय के आधार पर उसी वातावरण के अनुकूल अपनी फसलों को करना है, तो विरोध कर दिया जाता है। तब यह कह दिया जाता है कि अगर पानी की कमी है तो क्यों हम फसल लगाएं, हम फसल क्यों परिवर्तित करें? शुभेंदु जी, मैं बता देना चाहता हूं, अभी मेरा पानी मेरा विरासत हरियाणा में स्कीम चलाई गई थी और अभी उसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में किया था कि किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा और किसान की फसल जो है खरीदने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं, किसान की प्रति एकड़ जो है मक्का की फसल 35 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। ना तो सरकार को 7,000, सरकार ने किसान को 7,000 रुपए का मुआवजा दिया फसल लगाने का, बदलने का, और ना ही किसान की फसल खरीदी गई। और आप देखेंगे कि मात्र सरकार ने कैपिंग लगा दी, 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान की फसल लेने का सरकार ने वादा किया और 3 एकड़ तक की फसल ली गई। जिस किसान ने 10 एकड़ में मक्का लगाया उस किसान की फसल का क्या हुआ? यानी बिचौलियों के पास सीधा लुटने के लिए किसान को छोड़ दिया गया। जो मक्का की फसल जो है
जिसका एमएसपी 1850 रुपए था, वो किसान की मक्का की फसल मात्र 500 रुपए से लेके 800 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। और मंडियों में स्वामी जी एक बात और इस दौरान सामने आई है कि हरियाणा या देश के जो किसान हैं उनके लिए, खास करके हरियाणा के किसानों के लिए, तो मुख्यमंत्री ने खुद साफ किया कि अब जो उनका फसलों से आया हुआ पैसा है वो जे फॉर्म के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर उनके अकाउंट तक पहुंचाया जाएगा। तो अब बीच की जो कड़ी है, पहले आड़ती को दिया जाता था, फिर वो आड़ती किसान को देते थे, वो सब चेन सिस्टम खत्म होगा। पहले, इससे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम थे, लेकिन अब सीधे सीधे ऑनलाइन माध्यम के जरिए किसान के खाते में ये पैसा पहुंचेगा। ये सही है या गलत है? शिवेंदु जी, पहली बात बता देना चाहता हूं, सरकार की ई मार्केट जो सिस्टम है टोटल कोलैप्स हो चुका है। आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर कुरुक्षेत्र के आड़ती, त्रावड़ी के आड़ती, त्रावड़ी मंडी के आड़ती, त्रावड़ी मंडी किसान तमाम परेशान रहेंगे। उनका पैसा जो हिसार चला गया, हिसार वालों का इधर आ गया। तो कई महीने तो पैसा खातों में लटका रहा, बैंक ने देने से मना कर दिया। बैंक ने कहा ये पैसा तुम्हारा नहीं, खाते में तुम्हारे जरूर आया है, पर पैसा दूसरे आदमी का गलती से ट्रांसफर हो गया। सरकार की तमाम योजनाएं, व्यवस्थाएं सारी खराब हैं और अभी तक किसानों का पैसा जो है सरकारी खातों में खड़ा हुआ है। ये स्थिति हरियाणा प्रदेश की अभी भी है। अभी गन्ना मिल से किसानों को पैसा नहीं मिला, यानी कि आड़तियों के जरिए ही पैसा दिया जाए। अंदर ना तो गन्ने का एमएसपी तय हुआ है, सरकार आड़तियों को पैसा दे और आड़ती किसानों को पैसा दे, ये सिस्टम बढ़िया है। इसकी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। हम ये नहीं कि आड़ती को पैसा दे सरकार, हम ये कह रहे हैं किसान की मेहनत उसके खाते में सीधी आनी चाहिए। हम तो सदा ये कह रहे हैं, पर सरकार ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सारा का सारा कोलैप्स हो जाता है। जानबूझकर सरकार किसान के पैसे को देना नहीं चाहती, क्योंकि उस पर गारंटी नहीं है। अगर एमएसपी की गारंटी होगी, कानून होगा, सरकार कानून तरीके बाध्य होगी। सरकार हो या व्यापारी हो, वो बाध्य होगा। ना तो व्यापारी बाध्य है, ना सरकार बाध्य है। यही कारण है कि आज देखिए, सिर्फ गेहूं और धान को छोड़कर मुझे बताइए, हरियाणा प्रदेश या पूरा भारत हो, उसके अंदर फसल खरीद की गारंटी हो तो बताइए, या उस पर सरकार की प्रिक्योरमेंट हो बताइए। कोई प्रिक्योरमेंट की चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है यार, किसान बर्बाद हो रहा है। खेती जो है घाटे का सौदा हो चुकी है। नहीं, ये तो स्वामी जी हरियाणा सरकार कह रही है, लगातार कह रही है कि हमने एमएसपी की खरीद अलग अलग फसलों पर बढ़ाई है, हमने कपास तक की खरीद की है। तो ये पहले के मुकाबले धीरे धीरे चीजें हम बेहतर कर रहे हैं ताकि किसानों को सहूलियत मिल सके। मैं बता देना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है सूरजमुखी की फसल पहले जो है 10 क्विंटल ली जाती थी, मैं इसको 8 क्विंटल कर दी और अब 7 क्विंटल कर दी। जबकि किसान की आवक जो है वो लगभग 13 क्विंटल प्रति एकड़ है। ऐसी मक्का देख लीजिए, मक्का की किसान की आवक लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, किसी अनुसंधान केंद्र कह रहे हैं। ये सरकारी ही जांच है, सरकारी ही आयोग है, सरकारी व्यवस्था से ये बात सामने आती है। और कई जगह किसानों की फसल ज्यादा भी हो सकती है, पर हम सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। जब सरकारी आंकड़े ये हैं तो सरकार किसान की पूरी फसल क्यों नहीं लेती? और जब मेरा पानी मेरा विरासत सरकार ने बताया है तो सरकार यह तय करे, ठीक या है, किसान 2 एकड़ में लगाए, यानी कि किसानों के साथ साथ अब किसानों की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए बंगाल का रुख कर लिया गया। खैर, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को साझा किया। लेकिन साथ ही साथ अब किसानों की इस रणनीति के तहत आगामी कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, लेकिन आगामी जिन राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां से सीधे सीधे सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश है। लेकिन क्या वाकई में सरकार दबाव में आएगी? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्या संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायतों के जरिए किया जा पाएगा? ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।